नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में, जहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ नई नई ऑडियो बुक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 4। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 4। क्या तुम अनुभव कर सकते हो चैड, जब तुम उसकी उम्र के हो जाते हो, जब तुम देखने में भद्दे और अकेले और प्रेम रहित हो जैसे कि वो है, फिर तुम्हारी जैसा एक खूबसूरत शानदार जवान उसके पास आता है। वो उसमें डूब जाती है और डूब जाती है और डूब जाती है। अपने पत्ते सही ढंग से खेलो डार्लिंग, तुम मेरी सलाह मानो और तुम 1 महीने के अंदर अंदर उससे शादी कर लोगे। उससे शादी? मैं चिल्लाया। वो इस धरती की आखिरी औरत होगी जिससे मैं शादी करूंगा। उससे शादी कर लो। इस जीवन में कभी नहीं, बाकी सारी जिंदगी उस सूखी हुई बददिमाग छोटी सी बंदरिया के साथ बंधे रहने की कल्पना करो। तुम पगला गई हो? ग्लोरी ने अपलक मेरी तरफ देखा। तुम अपनी बाकी सारी जिंदगी $70 मिलियन से विवाहित होने की कल्पना करो, उसने बड़े प्यार से कहा। उसकी कल्पना करो। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर रुक गया। आह, लगता है भेजे में बात आ रही है, ग्लोरी ने मुझे देखते हुए कहा। मान लो तुम उसके साथ बंधे हुए हो, इसका मतलब ये नहीं तुम कहीं और मज़ा नहीं ले सकते। क्या ऐसा है? वहाँ लग्जरी अपार्टमेंट में मैं तुम्हारा मन बहलाने के लिए इंतज़ार करती मिलूंगी। इसे इस तरीके से सोचो, तुम कितने लंबे समय तक कल्पना करते हो कि तुम $2.5 लाख को कंट्रोल कर पाओगे। अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते हो, वो नाराज़ और हताश हो जाएगी, तब वो तुम्हारी खाट खड़ी कर देगी। पहली गलती पर ही वो तुमसे ये पैसा छीन लेगी। पर तुम उससे शादी कर लेते हो तो तुम्हारी 5 उंगलियां घी में होगी। उससे थोड़ा प्यार से पेश आओ, उसे पुचकारो। जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम उससे हासिल ना कर पाओ। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अगर तुम एक बार ठान लो। चुप करो, मैंने कहा। मैं इस बारे में सोचना चाहता हूँ। ग्लोरी मेरी बात मानकर शांत बैठ गई, बिना बोले, पर मुझे देखती रही। मैं छत को देखते हुए लगभग 10 मिनट तक बैठा रहा। तभी मैं अचानक खड़ा हो गया। ग्लोरी बोली, क्या तुमने अपना मन बना लिया चैड? मुझे ऐसा ही लगता है, मैंने कहा और हंसा। अंधेरे में वैसे भी एक औरत और दूसरी औरत में कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता, पर $70 मिलियन को तुम चाहे कैसे भी देख लो, $70 मिलियन ही होते हैं। मैं ये बात विस्तार से बताकर समय खराब नहीं करने जा रहा कि मैंने वेस्टल से शादी किस प्रकार तय की। ये एक सामान्य ज्ञान की बात है कि मैंने उससे शादी की, जैसी भविष्यवाणी ग्लोरी ने की थी उसके ये सुझाव देने के 1 महीने के अंदर। वेस्टल सीधा ही मेरे हाथों में खेली। ये बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे ग्लोरी ने कहा था। वो अकेली और प्यार से मरहूम थी। मैं पहला अच्छा खासा दिखने वाला जवान आदमी साबित हुआ जिसके साथ कभी उसके व्यक्तिगत संबंध बने थे। ये तथ्य भी कि मैं उससे डरता नहीं था, जोरदार ढंग से मेरे हक में ही साबित हुआ। मैं उसके बिजनेस से संबंधी कई सारे सवालात खोज निकालने में कामयाब हो गया, जिनकी वजह से मुझे दिन में कम से कम एक बार उससे मिलने का बहाना मिल जाता था। पहले 4 या 5 दिनों के लिए सिर्फ व्यापार की बातें थी। थोड़े से विश्राम के साथ जब बिजनेस की बातें खत्म हो जाती थी, इससे पहले मैं उससे कहूँ कि मुझे बहुत काम करने हैं, उसके साथ एक आध ड्रिंक या फिर बाग में थोड़ी बहुत चहलकदमी, और फिर मैं उसे वहीं छोड़ आता। फिर बड़े आराम से और धीरे धीरे मैंने उस पर अपना जाल फेंकना शुरू किया। मैं उसे बाहर केप पॉइंट में जोए के रेस्तरां में लेकर गया, एक छोटी सी जगह जिसे सी फूड बनाने में महारत हासिल थी। वो पहले कभी इस प्रकार की जगह पर नहीं गई थी और मैं देख सकता था कि उसने उस अवसर पर पूरा आनंद उठाया था। मैं उसे चांदनी रात में घर ड्राइव करके छोड़ने गया, जब कार में स्कूबर्ट का रोमानी संगीत गूंज रहा था, पर मैं उससे बड़ी सावधानी से ऐसे बर्ताव करता था जैसे वो मेरी बहन हो। कोई बहन अपने भाई को शायद ऐसे नहीं देखती होगी जैसे वो देखती थी। जब मैं उसे गुड नाइट बोलता था और यदि मैं चाहता तो मैं अपनी सारी हदें पार कर सकता था, पर मैंने अपने आप को नियंत्रण में रखा। 10 दिन गुजर गए, मेरे जीवन के सबसे नीरस 10 दिन। हम हर रात को एक साथ बाहर गए। वो मुझे अब चैड कहकर बुलाती थी और मैं उसे वेस्टल कहकर बुला रहा था। उन 10 दिनों में मैंने उसके क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा, जबकि वास्तव में वो बड़ी दयनीय थी, जो अपनी शारीरिक कमियों से ऊपर उठने की भरपूर कोशिश कर रही थी। परंतु हम ये सब क्यों जारी रखें? ये सब रुचिकर नहीं है और ये महत्वपूर्ण भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आप ये ना सोच लें कि मुझे सिर्फ जादू की छड़ी घुमाने जितना काम करना पड़ा
और उसने मुझसे विवाह कर लिया। ग्लोरी और मैंने इस बारे में मंत्रणा 20 लंबे दिन गुजर जाने के बाद की। कल रात को मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ, मैंने कहा। हम बारबेक्यू रेस्तरां में जा रहे हैं और रास्ते में घर वापस आते हुए ऊपर वाला मुझ पर रहम करे, मैं उसे किस करने की सोच रहा हूँ। ग्लोरी खिलखिलाकर हंसी। मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें ऐसा करते हुए देख सकती। अगली रात वेस्टल किसी 17 साल की लड़की की तरह मेरे साथ थी। ग्लोरी ने कहा था कि जब वो डूबेगी वो गिरती और गिरती और गिरती जाएगी, और उसने वैसा ही किया। मैं चट्टानी मोड़ पर एस्टेट की रखवाली कर रहे लंबे लोहे के गेट से 300 गज पहले रुक गया। हमने शानदार डिनर लिया था और मैं शाम से ही डबल पैक विस्की को पी रहा था। चांद सागर के ऊपर चमक रहा था। वहाँ व्यवधान पैदा करने के लिए कोई आवाज़ भी नहीं थी। वेस्टल बहुत प्रसन्न और उत्तेजित और प्यारी लग रही थी। वो मुझे घर भी नहीं जाने देना चाहती थी। मैंने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और जब उसने ऊपर देखा तो मैंने उसे किस किया। ये एक प्रयास था और कुछ हद तक नाकामयाब भी था, परंतु फिर भी वो एक किस था। उसने अपने ठंडे छोटे से पंजे से मेरा हाथ थाम लिया, फिर मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे मैं कोई यूनानी देवता था। क्या हम यहाँ रुक नहीं सकते और सारी रात चांद नहीं देख सकते? उसने पूछा। मुझे कल करने के लिए बहुत काम है। तुम्हारे लिए तो ये सब ठीक है, तुम सारी सुबह बिस्तर में आराम कर सकती हो, पर मुझे तो रोजी रोटी कमानी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, उसने व्यग्रता से कहा। मेरे पास हम दोनों के लिए बहुत सारा पैसा है चैड। तुम्हें वो पुराना मनोज बैंक छोड़ देना चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहती हूँ। बढ़िया, वो वक्त आ गया था, उसी तरह जैसा ग्लोरी ने कहा था कि ऐसा होगा। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो, मैंने उसे कहा। अब बोलना बंद करो। इससे पहले तुम कुछ ऐसा कहो जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था। मैं चाहती थी तुम करो। उसकी कमज़ोर बाहें मेरे गले में आ गई। मुझ पर मेहरबानी करो चैड, मैं कितनी अकेली हूँ। मैंने उसे अपने साथ जकड़ लिया। मैं तुम्हारे लिए दीवाना हो गया हूँ। अगर मेरे पास ऊंचा पद और पैसा होता तब शायद कुछ अलग बात होती, पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसे अपने से अलग किया। हमें ये सब खत्म करना चाहिए। मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है चैड, उसने उद्वेलित होते हुए कहा। ठीक है, पर हम इस तरीके से कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमें ये सब शुरू ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मुझे सच्चाई अवश्य बता देनी चाहिए। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने रखती हूँ? पता नहीं तुमने मुझे क्या कर दिया है, मैंने उसकी ओर ना देखते हुए कहा। मैं तुम्हारे सिवा किसी और चीज़ या किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। तुम मेरे खून में बस गई हो। मैं अब पागल हूँ तुम्हारे लिए। मुझे रुकना पड़ा। मेरी इस अनाप शनाप बकवास से मेरा सिर चकरा गया, पर मैं उससे बकवास नहीं कर रहा था। वो मुझे देखते हुए बैठ गई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका छोटा सा मुरझाया हुआ पीला चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। किसी ने कहा है कि मोहब्बत एक औरत को खूबसूरत बना देती है, पर कुछ भी वेस्टल को खूबसूरत नहीं बना सकता था। परंतु ठीक इस समय चांद की मुलायम रोशनी में वो कम से कम भद्दी तो नहीं दिख रही थी, और ये अपने आप में एक उपलब्धि थी। तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? उसने खुश्क आवाज में कहा। मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं रूखे स्वर में बोला। अब इस मामले को हम बंद करते हैं वेस्टल। मैंने कार का इंजन स्टार्ट किया। हमारी शादी कभी कामयाब नहीं होगी। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझ पर बड़ी लानत होगी अगर मैं तुम पर भार बनकर रहूँ। ये लाइन मैंने एक सोप ओपेरा नाटक से ली थी जो मैं और ग्लोरी अक्सर सुनते थे। मुझे याद है कैसे हम जोर जोर से हंसते थे जब एक्टर इन लाइंस को बड़ी नाटकीयता से बोलता था, पर वेस्टल जोर से नहीं हंसी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और उसे प्यार से दबाया। मुझे उम्मीद थी कि तुम यही कहोगे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है चैड। वास्तव में तुम मुझे चाहते हो, क्या ऐसा नहीं है? अब इस बारे में बातें करना बंद करो वेस्टल। उसने अपना सिर सहमति में हिलाया। हम अपनी खुशियों को बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि मेरा पैसा हम दोनों के बीच आड़े आ रहा है, उसने कहा। मैं कोई रास्ता सोचती हूँ। चलो और कल तुम मुझसे आकर मिलो। तुम्हें यह विषय अवश्य ही मुझ पर छोड़ देना चाहिए। मैं अवश्य ही उस पर सब कुछ छोड़ दूंगा जब तक वो अपने $70 मिलियन बैग में डालकर और समुद्र में नहीं डुबो देती। अच्छा ठीक है, मैं कल आऊँगा। मैं तुमसे मिलूंगा, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। पर चलो हम इसे भूल जाते हैं वेस्टल, पर कम से कम हम दोस्त तो हो ही सकते हैं। उस सती नाटकीय एक्टर ने रेडियो पर यह भी कहा था। तुम इसे अवश्य ही मुझ पर छोड़ दो चैड, उसने कहा, और वो मेरी तरफ झुकी। किस मी डार्लिंग। ओह, अगली दोपहर तक ये बात तय हो गई।
वेस्टल कोई जोखिम नहीं उठा रही थी। उसने सारी बातें पहले से ही सोच रखी थी। जब मैं दोपहर में लंच से पहले उससे मिलने गया, मैं ये नहीं कहने जा रहा कि मैं पूरी तरह से कामयाब हुआ था, पर उसका शक हुए बिना मैं उस पर ज़्यादा दबाव भी नहीं बढ़ा सकता था। अगर ये बात सच नहीं होती कि मैं उसके $70 मिलियन का पूरा नियंत्रण हासिल करने के ख्याल में डूबा हुआ था, तो मैं ये मान सकता था कि मैंने अपने लिए काफ़ी हद तक अच्छा कार्य किया था। जब मैं वापस अपने अपार्टमेंट गाड़ी चलाता पहुंचा तो थोड़ा सा असंतुष्ट था और महसूस कर रहा था कि मैंने अपने पत्ते खेल में उतने अच्छे नहीं खेले जितने मैं खेल सकता था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और इस पर विचार करने लगा। वो मुझसे विवाह करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रही होगी। उसकी नीचता की ख्याति देखते हुए उसका प्रस्ताव काफ़ी आकर्षक था, और जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर उसके $70 मिलियन का भूत मुझ पर सवार ना होता तो मैं उसकी दयालुता के लिए उसका पूरी तरह से शुक्रगुजार होता। उसने 1 मिलियन के चौथाई हिस्से को पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में रखने का प्रस्ताव दिया, जो निवेश के लिए वो पहले ही मुझे सौंप चुकी थी। उसने महसूस किया, जैसा कि वो बताती गई, कि मैं उसके दिए गए पैसे को गिफ्ट के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, और इस मुश्किल को पार पाने के लिए उसने इस राशि को मुझे लोन के रूप में देने की पेशकश की। मेरे दिमाग से बोझ हटाने के लिए ये उसके शब्द थे, मेरे नहीं। मैं उसे इस लोन का सामान्य दर पर बैंक ब्याज का भुगतान करूंगा, परंतु उस पैसे के निवेश से अगर मुझे कोई फायदा होगा तो वो पैसा उसकी बजाय मेरा होगा। ये काफ़ी संतोषजनक था। ये मेरे लिए थोड़ा निराशाजनक था कि उसने पता नहीं कैसे सोच लिया कि मैं इतनी ऊंची सोच का मालिक होऊंगा कि मैं बिना ब्याज चुकाए उससे लोन स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, पर ऐसा हो गया था। $2.5 लाख शुरुआत के लिए बुरे नहीं थे। फिर उसने प्रस्ताव रखा कि मुझे अपना ऑफिस खोल लेना चाहिए और उसके सभी मामले संभाल लेने चाहिए। वो मुझे ऑफिस समय के अनुसार या कुछ उसी तरह से काम नहीं करने देना चाहती थी। मुझे योग्य स्टाफ की भर्ती करनी थी और मुझे उन पर नियंत्रण रखना था, दिन के कुछ घंटे या कुछ इसी तरह से। बाकी का समय खुदाया रहम मुझे उसके साथ बिताना था। उसकी एस्टेट पर नियंत्रण होने का अर्थ था कि मैं काम के साथ साथ अपने लिए अच्छी कमाई करने में समर्थ हो जाऊंगा। इसका यह मतलब भी था, यद्यपि मेरा उन $70 मिलियन पर पूरा नियंत्रण नहीं होगा, पर उन्हें स्टॉक्स और लोन के लिए लंबे समय तक सिक्योरिटीज के रूप में प्रयोग करना मेरे लिए संभव होगा। ब्लैकस्टोन मेरी सहायता के लिए मौजूद था ही। अब मुझे पहले से ज़्यादा पैसा बनाना चाहिए था। शुरुआत के लिए कोई बुरा नहीं था। वेस्टल शादी करने की बेतहासा जल्दी में थी। शायद उसे यह डर था कि मैं अपना इरादा बदल दूंगा। उसने इस रस्म के लिए 14 दिनों के अंदर तारीख तय कर दी थी। मैं एक साधारण सी शादी चाहता था, पर उसने मेरी ये बात नहीं सुनी। ये उसके लिए बड़ा अहम पल था और वो इसे खोना नहीं चाहती थी। वो दुनिया को ये दिखाने पर आमादा थी कि उसको एक जवान और खूबसूरत पति मिल गया है और शादी बहुत ही भव्य तरीके से प्लान की गई थी। 1000 से भी ज़्यादा अतिथि इसमें आने थे। उसने ये सारे नाम कहाँ से खोद निकाले थे ये मुझे कभी पता नहीं चलेगा। जो कुछ होने वाला था, फैंसी ड्रेस समारोह, 4 बैंड, लॉन में एक डांस पार्टी, आतिशबाजी और हज़ारों डॉलर्स के खर्च पर होने वाली साज सज्जा और हनीमून, खुदाया खैर, जो उसके लग्जरी मोटर क्रूज पर वेनिस में होने वाला था। जहाज को अभी तुरंत इटली के लिए रवाना कर दिया गया था और हम रिसेप्शन के बाद हवाई यात्रा से वहां जाने वाले थे। नेपल्स से क्रूजर में सवार होने वाले थे और फिर हम वेनिस की ओर रवाना होने वाले थे। वेस्टल के साथ 6 हफ्ते क्रूजर पर गुजारने के ख्याल से मैं भयाक्रांत था, परंतु मैं इससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं निकाल सकता था। मैंने क्राउन बुलेवार्ड में ऑफिस का सेट ढूंढ लिया था, जहां सभी प्रतिष्ठित कंपनियों के ठिकाने थे। मैंने टॉम लीडबीटर और मिस गुडचाइल्ड को मेरे लिए ऑफिस संभालने के लिए मना लिया था। लीडबीटर और गुडचाइल्ड को ऑफिस का इंचार्ज बनाने के बाद मैंने अपने लिए काफ़ी फुर्सत का इंतज़ाम कर लिया, जिसमें मैं अपनी दूसरी रुचियों को देख सकता था। ये सारा इंतज़ाम था। मेरा भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा था। मैं देश की सबसे अमीर औरतों में से एक का पति था। थोड़ी सी तनख्वाह पाने वाले क्लर्क की जगह से मैंने अचानक अमीरी में छलांग लगा दी थी। अभी इस समय मुझे संसार में कोई चिंता नहीं थी, पर मुसीबत ये थी कि यह समय ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं था। मैं शादी की विस्तृत जानकारी को छोड़ देता हूँ। मैंने महसूस किया कि प्रत्येक अतिथि मुझे देख रहा था और हैरान हो रहा था कि कैसे मैं वेस्टल और उसके पैसे को फांसने में कामयाब हो गया था, और मैं जानता था कि वो मुझे एक छुपे रुस्तम के रूप में देख रहे थे। मैं उस माहौल को महसूस कर सकता था, जबकि वे सभी मेरे लिए वैसे दिखावे में बड़ी शालीनता से पेश आ रहे थे। हम सब क्लिफ साइड से आधी रात के बाद चल पड़े, क्योंकि वेस्टल आतिशबाजी देखना चाहती थी। हम एयरपोर्ट पहुंचे और स्पेशल चार्टर्ड प्लेन में सवार हुए, जो हमें पेरिस ले जाने वाला था, और पेरिस से रोम। वेस्टल के साथ अकेले 6 हफ्ते
मोटर क्रूजर पर सवार रहकर बिताने का विचार अभी भी मुझे डराए हुए था। चालक कर्मियों के अलावा मेरी देखभाल के लिए एक नौकर, वेस्टल की सेविका और ईव डोलान जो घूमने फिरने की व्यवस्था की देखरेख करेगी, के अलावा वेस्टल को मुझसे दूर रखने वाला कोई नहीं था। ईव डोलान पहले से ही आगे जा चुकी थी और ओरली एयरपोर्ट पेरिस में जब हम पहुंचे तो वो हमारा इंतजार कर रही थी। उसने सब कुछ अच्छी तरह संभाल रखा था और हम शीघ्रता से रिट्स होटल के सबसे बढ़िया स्वीट में से एक में पहुंच गए थे। मैंने अपनी होने वाली सुहाग रात को वेस्टल को दोपहर में और शाम को बाहर घुमाने के लिए ले जाकर टाल दिया। हम सुबह 4 बजे तक होटल वापस ना आ पाए और मैंने जोर दिया कि उसे रोम जाने की उड़ान शुरू करने से पहले कुछ घंटे आराम करने के लिए अकेले में सो जाना चाहिए। वो इतनी थकी हुई थी कि उसने कोई ऐतराज़ नहीं किया और मुझे उसके साथ शादीशुदा जीवन के जिस्मानी दौर से निपटने के लिए एक रात की मोहलत और मिल गई। हमने दोपहर बाद पेरिस छोड़ दिया और रोम की तरफ उड़ चले। रोम से हम नेपल्स पहुंचे। हमने ईव को मोटर क्रूजर पर जाने के लिए छोड़ दिया, जबकि हम सोरेतो चले गए जहां हम 3 दिन घूमने के लिए रुकने वाले थे। वेस्टल विसुवियस, पोम्पेई, कैप्री और नीली हरी गुफाएं देखना चाहती थी। होटल एक पहाड़ी पर स्थित था जिसके सामने नेपल्स की खाड़ी थी और जहां से सामने बंदरगाह, विसुवियस और दूर सुंदर कैप्री आइलैंड का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। ये मेरे लिए एक सुंदर जगह होती अगर ग्लोरी मेरे साथ होती। वेस्टल का मेरी बाह के साथ लगातार बातें करते हुए चिपके रहना मेरे लिए बड़ा बुरा अनुभव था। वो एक अति उत्साह से भरे बेसब्रे अमेरिकन टूरिस्ट की तरह व्यवहार कर रही थी जिसमें सब कुछ देखने की चाह थी। दोपहर में हम होटल की प्राइवेट बाथिंग बीच पर गए और कोई 1 घंटा के करीब हमने समुद्र में बिताया। स्विमिंग के बाद हम बर्फ डाली हुई कॉफ़ी पीते हुए गर्म रेत पर लेट गए जबकि वो खुशी से चहकती रही। अब मुझसे ये मत पूछो कि उसने किस बारे में बातें की। मैंने उसकी बातों पर कम ध्यान दिया, पर अचानक उसने ऐसा कुछ कहा जिसने मुझे उसकी बातों में ध्यान देने पर विवश कर दिया। चैट डार्लिंग, आओ अपने कमरे में आज जल्दी चलें। हमारी शादी को 3 दिन हो गए हैं। और मैं ज़बरदस्ती हंसा। मैं जानता हूँ, परंतु यहाँ इतना कुछ है देखने को और करने को। ठीक है, हम जल्दी चलेंगे। ये तो देर सवेर होना ही था। मैं इसको हमेशा टाले नहीं रह सकता था। मुझे याद है ग्लोरी को मैंने ये कहा था कि अंधेरे में एक औरत और दूसरी औरत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता था। मुझे उस वक्त इस बात का यकीन था, पर मुझे अब पता लगा कि मैं कितना गलत था। वो रात हमारे लिए धीरे धीरे बीत गई। हम दोनों में से किसी को कोई खास नींद नहीं आई। हम अंधेरे में साथ साथ अजनबियों की तरह लेटे रहे और मैंने अपने आप को उससे शादी करने के लिए कोसा। मैंने खुद से कहा कि इस अनुभव की मैं दोबारा दोहराने की कोई गुंजाइश नहीं रखूंगा। मैं उसका साथ दूंगा, पर मैं भविष्य में खुद उसके साथ सोने वाला नहीं था। अगले दिन ईव रोल्स कार के पास पहुंच गई और हम पोम्पेई के लिए गाड़ी में चल पड़े। वेस्टल कुछ गुमसुम सी और अवसाद में थी और वैसा ही कुछ मैं भी था। हमने एक दूसरे से रास्ते में ज़्यादा बात नहीं की। हम पोम्पेई के खंडरों में जल्दी पहुंच गए थे। पर्यटन स्थलों पर घूमना हमेशा से मुझे उबाऊ लगता था और अब लगता था वेस्टल का भी शायद इसमें कोई मन नहीं था। जब हम होटल वापस जा रहे थे, मैंने अचानक ही कहा, क्या तुम कैप्री में घूमने के लिए उत्सुक हो वेस्टल? वो सैलानियों से भरा हुआ होगा और इसका बस नाम ही नाम है। मैं सोच रहा था, क्या तुम क्रूज़र पर चलना पसंद नहीं करोगी और इस तरह भीड़ से भी बच जाओगी? उसने बिना मेरी तरफ देखे सिर हिला दिया। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे हैरानी हुई कि वो इतनी जल्दी तैयार हो गई, जबकि वो लगातार इस बारे में बात करती थी कि वो कैप्री जाने को लेकर कितना उत्सुक थी। मैं सोचता हूँ कि शायद उसे महसूस हो गया था कि घूमने फिरने का काम मुझे हद से ज़्यादा उबाऊ लगता था और वो मुझे खुश करने के लिए हद से ज़्यादा उत्सुक थी। ईव आगे शोफर के साथ बैठी थी। मैं आगे झुका और मैंने उसे ये बताया कि हमने सीधा क्रूज़र की तरफ जाने का फैसला किया है और उसको होटल छोड़ देने के लिए कहा और बिल चुकाकर हमारा सामान पैक करने के लिए कहा। उसने बिना पीछे देखे सहमति से सिर हिलाया। मैं सोच रहा था कि उसने कार्यक्रम में इस अचानक बदलाव के बारे में क्या सोचा होगा। कार होटल के बाहर रुक गई और वो बाहर निकल गई। मैंने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा जब कार उसे गर्म चिलचिलाती धूप में खड़ी छोड़कर चलने लगी। उसने प्लेन ग्रे सिल्क की ड्रेस पहनी हुई थी, एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी वाला हैट और हरे रंग के धूप के चश्मे लगा रखे थे। वो खूब तराशी हुई और सुंदर लग रही थी और मैं अचानक उसकी लंबी खूबसूरत टांगों और छोटे पतले पैरों की तरफ आकर्षित हुआ। ये मेरे लिए एक झटके की तरह था, जबकि मैं कल्पना कर रहा था कि क्रूज़र में कोई आकर्षक महिला नहीं थी और ये कि मेरा समय वेस्टल की बेकार की बकवास सुनकर बीतेगा। अब ये संभव लग रहा था कि ये लड़की एक रोचक साथी साबित हो सकती थी। कम से कम वो पतली और भद्दी नहीं थी, मगर वो एक चिड़चिड़ी मगरूर कुंवारी कन्या हो सकती थी।
क्रूजर का 500 टन के वजन का आकार था। चमचमाता सफ़ेद रंग, धूप से बचाव के लिए सफ़ेद कैनोपी और हर वैभवशाली सुविधाओं के साथ सुसज्जित। हमारे स्वीट में डबल बेड लगा हुआ था, एक विशाल बेडरूम, 2 बाथरूम, एक बेड के साथ ड्रेसिंग रूम और एक बड़ा कमरा अलग से था। क्या तुम्हें यह पसंद है? वेस्टल ने उत्सुकता से मुझे देखते हुए पूछा। बढ़िया, मैंने कहा। मैंने ड्रेसिंग रूम में झांका। मैं यहाँ सोऊंगा वेस्टल। मैं सोते हुए बेचैन रहता हूँ और तुम्हारी नींद खराब करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हम दोनों कमरों के बीच का दरवाज़ा खुला रख सकते हैं ताकि जब हम बिस्तर में हों तो बातें कर सके। मैं ड्रेसिंग टेबल के साजो सामान जांचने का अभिनय कर रहा था जब मैंने उससे ये सब कहा और मेरी पीठ उसकी तरफ थी, परंतु मैंने उसे शीशे में देखा। वो बिल्कुल निढाल हो गई जब मैंने उसे ये कहा। न सिर्फ उसका शरीर ढीला पड़ गया बल्कि उसका चेहरा भी लटक गया। अचानक वो अपनी उम्र से बड़ी, दुर्बल और अधिक भद्दी दिखने लगी थी। मैंने सोचा कि तुम यहाँ सोना पसंद करोगे। मैंने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। इस बात को रोकना था और हमेशा के लिए रोकना था। मैं शादी के साथ साथ प्यार से रहने वाले पक्ष को ज़्यादा अहमियत देता हूँ बजाय शारीरिक संबंधों के। मैं तुम्हारी तरह हूँ वेस्टल। मैं सोचता हूँ कि प्यार में जिस्म को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, पर तुम्हें और मुझे इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो गुस्से से लाल हुई, फिर डर के मारे बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई। परंतु चैड, मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा कि मैं विलियम्स को देखूं और उसे मेरा सामान खोलने के लिए कहूं। मैंने रूम को पार करते हुए कहा। क्यों न हम आधे घंटे में बार में एक ड्रिंक के लिए मिले। हाँ। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं बड़ी मुश्किल से सुन पाया। मैंने कहना जारी रखा और ड्रेसिंग रूम में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। विलियम्स, मेरा नौकर, पहले मेरा सामान खोल रहा था। मैंने अपने कपड़े उतार दिए, शावर बाथ लिया, सफ़ेद रंग की कमीज़ और सफ़ेद रंग की पैंट पहनकर डेक पर चला गया। मैं डेक की रेलिंग पर झुक गया और सिगरेट फूंकने लगा। मैं असहज महसूस कर रहा था। मैं जानता था मैं उससे बुरा बर्ताव कर रहा हूँ। वो अपनी बदसूरती को रोक नहीं सकती थी और मेरा उससे जिस्मानी संबंध बनाना असंभव था। मैंने तभी एक नाव को खाड़ी से आते हुए देखा और ईब डोलान चालक के पास खड़े हुए दिखाई दी। मैंने उसे देखा जब वो कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर डेक पर आई। मैं चहलकदमी करते हुए उसके पास गया। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने पूछा। जब वो मुड़ी तो उसका चेहरा भावहीन था। बड़े गोलाकार धूप के चश्मे ने उसकी आंखों को ढक रखा था। सारा सामान यहाँ है मिस्टर विंटर्स। क्या हम अब वेनिस के लिए चल रहे हैं? कल सुबह सबसे पहले। उसने हामी भरी और जाने के लिए मुड़ गई। अभी मत जाओ, आओ और एक ड्रिंक ले लो। वो रुकी और कुछ मुड़कर बोली, आई एम सॉरी मिस्टर विंटर्स, परंतु मेरे पास समय नहीं है। वो डेक को पार कर साथ की सीढ़ियों की तरफ हो ली। पहली बार मैंने उसके नितंबों को मंथर गति की चाल में थिरकते हुए देखा, उसी तरह की गति से जैसे मैं एक महिला में देखना पसंद करता था। मैं उसे देखता हुआ खड़ा रहा। अचानक मुझे लगा मेरी नब्ज थोड़ी तेज हो गई है, जैसे मुझ में कुछ जाग रहा हो। डिनर के बाद उस रात वेस्टल और मैं डेक पर गए। वेस्टल ने डांस का संगीत रेडियोग्राम पर लगा दिया। उसने नर्वस भाव से पूछा कि मैं डांस करना पसंद करूंगा। वो अच्छी डांसर नहीं थी और कुछ रिकॉर्ड्स के बाद मैंने कहा कि डांस करने के लिए गर्मी बहुत है और हम आराम कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मैंने एक स्टीवर्ड को मेरे लिए ब्रांडी लाने को कहा। वो एक शानदार रात थी। तारे रंगीले आसमान में हीरो की तरह जगमग कर रहे थे और खाड़ी में रोशनी देखने लायक थी। किसी सही महिला के साथ यह संसार की सबसे रोमांटिक जगह होती, पर वेस्टल के साथ यह सब सिर्फ पानी, आकाश, रोशनी और बस गर्मी के सिवाय कुछ न था। हमारे बीच वार्तालाप पूरी तरह से खत्म हो चुका था और मैंने ईव के बारे में सोचना शुरू किया। मैं हैरान होकर सोचने लगा कि वो क्या कर रही होगी। जहाज पर अकेला होना उसके लिए भी ज़्यादा मज़ेदार नहीं रहा होगा। मैंने सोचा कि जब हम वेनिस पहुंच जाएंगे तो वो अकेली अपने आप क्या करेगी। उससे अच्छे ढंग से जान पहचान बढ़ाने के लिए अचानक मुझे उसे ढूंढने की और उससे बात करने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। मैंने अपना ब्रांडी का ग्लास रख दिया और खड़ा हो गया। मैं ज़रा अपनी टांगों को सीधा करने जा रहा हूँ, मैंने कहा। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। वेस्टल उठने लगी। उसने अपना बैग और सिगरेट केस नीचे गिरा दिया। तुम परेशान ना हो, मैंने रुखाई से कहा। तुम यहाँ आराम करो, तुम अवश्य थक गई होगी। मैंने उसका बैग और सिगरेट केस उठाया और उन्हें टेबल पर रखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। वो मेरी तरफ देखती हुई वापस अपनी कुर्सी में धंस गई। मैं थकी हुई नहीं हूँ। बेशक तुम थकी हुई हो, तुम पूरी तरह से निढाल लग रही हो। तुम अंदर क्यों नहीं चली जाती और पूरी रात आराम करो। जब से हम क्लिफ साइड से चले हैं तब से तुम हर रात लेट हो जाती हो। जब मैंने उसे कहा तो वो कसमसाई
और उसने अपना चेहरा जल्दी से छाये में कर लिया। हाँ, मुझे बिस्तर पर जाना चाहिए। मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, परंतु अगर तुम मेरे आने तक सो चुकी हो तो मैं तुम्हें अभी गुड नाइट कहना चाहूँगा। मैंने उसके कंधों को थपथपाया, फिर चलकर डेक को पार कर गया। जैसे ही मैं प्रकाश से दूर हो गया, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो अपने हाथों की तरफ नीचे देखती हुई जड़वत बैठी थी। वो काफ़ी दुखी लग रही थी और मैं एकाएक गुस्से से पागल हो गया। ये मेरे द्वारा की गई कल्पना से अधिक पेचीदा परिस्थिति हो सकती थी। जिन आगामी वर्षों को हमने एक साथ गुजारना था, वे सब अचानक मेरे मस्तिष्क में एक निराशाजनक तस्वीर के रूप में फैल गए। मैंने खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। एक बार जब हम वापस क्लिफ साइड चले जाएंगे, उसके पास उसके दोस्त होंगे, उसका ब्रिज, उसके लेक्चर्स और उसकी सामाजिक गतिविधियां होंगी। मेरे पास अपना काम होगा और ग्लोरी होगी। इतनी लंबी यात्रा पर आना एक गलती थी, जिसमें इस एक रास्ता को तोड़ने वाला या वेस्टल के मनोरंजन में मेरी सहायता के लिए कोई और नहीं था। मैं निचले डेक पर नीचे चला गया। वहाँ पर अंधेरा था, वो सिर्फ चांद की रोशनी से रोशन था। मुझे बाहर से आती कुछ आवाज़ों का शोर सुनाई दिया और पोर्ट होल से देखने पर मैंने कप्तान और जहाज़ के खजांची को रमी खेलते पाया, जबकि स्टीवर्ड उन्हें देख रहा था। मैं सोच रहा था कि उनके साथ शामिल हो जाऊं, तभी अपने सामने मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। ईव लाउंज से बाहर आई और कुछ देर दरवाजे की रोशनी में खड़ी हुई और फिर चलती हुई रेलिंग तक जा पहुंची। जैसे ही मैं उसके अभिवादन के लिए आगे बढ़ा, एक आदमी की आकृति लाउंज में बाहर आई और उसके समीप पहुंची। मैंने उस जगह से ओझल होते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। मैंने उस आदमी को रॉलिंसन के रूप में पहचाना, जहाज का सेकंड ऑफिसर। मैंने उन्हें कई मिनटों तक देखा, एक हिंसक और अनजानी ईर्ष्या के साथ। मैंने सोचा था कि वो अकेली और तन्हा होगी। मैंने उसकी सोबत में रहने की योजना बनाई थी, पर अब ये मैं था जो अकेला था और बिना किसी और के साथ के जिससे मैं बातचीत कर सकूं। रॉलिंसन बातचीत करते हुए उसके नज़दीक आता गया और मैंने उसे आगे बढ़ता और उसका हाथ पकड़ते हुए देखा, परंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपना हाथ तेजी से दूर हटा लिया। एक लंबे अंतराल के बाद वो बोला, आओ डांस करें। लाउंज में अब कोई नहीं है, कप्तान भी बार में है। मुझे नहीं लगता मैं करूँगी। ओह छोड़ो भी, अच्छी साथी बनो। उसने जिद की। मैंने हफ्तों से डांस नहीं किया है। उसने अपने कंधे उचकाए। अच्छा ठीक है, पर मैं ज़्यादा लेट नहीं होना चाहती। मैंने उन्हें वापस लाउंज में लौटते देखा। कुछ ही क्षणों में प्लेयर शुरू हो गया और संगीत बजना शुरू हो गया। गुस्से और ईर्ष्या से सुलगते हुए मैं अपने केबिन में चला गया। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, बिना रोशनी किए भीतर दाखिल हुआ और कमरा पार कर बीच वाले दरवाजे की तरफ सरकता हुआ आगे बढ़ा, जो कि खुला हुआ था। मैं दरवाजे के पास कोई आहट सुनने के लिए स्थिर खड़ा हुआ। अंधेरे में मुझे सिसकियों की आवाज़ आई, जिसने मुझे सतर्क कर दिया। ये वेस्टल थी जो रो रही थी। यहाँ तक कि दरवाज़ा बंद होने के बाद भी मैं उसकी दबी हुई सिसकियों की आवाज़ सुन सकता था। काफ़ी लंबे समय के बाद आखिरकार मुझे नींद आ गई। मैं सुबह 6 बजे के आसपास उठा। सूरज पोर्ट होल से झांक रहा था और मैंने उठने का निश्चय किया। शेव के बाद मैंने तैराकी की पोशाक पहनी और ऊपर डेक पर गया। नीला समुद्र मुझे आमंत्रण दे रहा था और मैंने रेलिंग से छलांग लगा दी। जैसे ही मैं तैरने लगा, मुझे 30 गज की दूरी पर सामने एक सफ़ेद कैप पहने हुए एक शेर दिखाई दिया। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि वो वेस्टल थी जो सुबह सुबह तैर रही थी, परंतु जब तैराक ने अपनी पीठ घुमाई तो मैंने देखा कि वो ईव थी। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ की और उसको पीछे छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? पानी में बढ़ते हुए मैंने कहा। तुम जल्दी उठ गई। गुड मॉर्निंग मिस्टर विंटर्स, मैं बस वापस जा रही थी। मेरे साथ रहो, आओ उस बेड़े तक तैर कर आए। मैं उसे कौतूहल से देख रहा था। अपने चश्मे के बिना वो काफ़ी हद तक सुंदर दिखाई दे रही थी। उसने इनकार में सिर हिलाया। मुझे अफसोस है, परंतु अब मैं ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ। मुझे आज सुबह बहुत सारा काम निपटाना पड़ेगा। उसने क्रूज़र की तरफ तैरना शुरू कर दिया। मैं मुड़ा और उसके नज़दीक पहुँच गया। ठीक है, हम एक साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मिसेस विंटर्स ऐसा पसंद नहीं करेंगी। मैं उनके स्टाफ की एक सदस्य हूँ। तो क्या हुआ, तुम मेरे स्टाफ की भी मेंबर हो। इसके अलावा मिसेस विंटर्स अभी सो रही हैं। मैं अकेला खाना पसंद नहीं करता। पर मैं करती हूँ, उसने संक्षेप में कहा और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। हम क्रूज़र तक बिना कुछ कहे तैरकर पहुँचे। उसने अपने आप को रस्सी से बनी सीढ़ी पर लटका लिया जो एक साइड में लटक रही थी। वो सफ़ेद रंग के वन पीस स्विम सूट में थी और जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ी, पानी उसके बदन से टपक रहा था। मुझे उसका सांचे में ढला शरीर ऐसे दिखाई दिया जैसे वो निर्वस्त्र हो। उसके शरीर से चिपके हुए भीगे स्विम सूट से
उसके बदन के उभारों के दृश्य को देख मेरा मुंह सूख आया। इस दृश्य ने मुझे उसके पीछे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने से रोक दिया। मैं पानी में पीठ के बल होकर उसे देखने लगा। वो रेलिंग के अंदर कूद गई और बिना पीछे देखे तेजी से डेक पार कर गई और एक केबिन में लुप्त हो गई, जो नीचे वाले डेक के लाउंज से ज्यादा दूर नहीं था। अचानक मुझे लगा कि मेरा दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। मैं अचानक उसे पाने के लिए बेताब हो उठा था, जितना पहले कभी किसी औरत के लिए नहीं हुआ। अगले 3 दिन और 3 रातें मेरे लिए बड़ी कष्टकारी थी। मैं इस लड़की के सम्मोहन जाल में था। वो दिन के हर एक पल और सारी रात मेरे दिमाग में छाई रही। मैं नहीं जानता कि उसने मुझ में आए बदलाव को पहचान लिया था, परंतु उसने बड़ी सफाई से मुझे नज़रअंदाज किया। मैं केवल कुछ ही पलों के लिए उसे देख पाया जब वेस्टल मेरे साथ थी। वेस्टल ने अपने अंदर मेरी रुचि जगाने के अपने निराशाजनक प्रयासों से मुझे लगभग पागल कर दिया। वो किसी साई की तरह मेरे साथ रहती। हर बार जब मैं ऊपर डेक पर घूमने आया, वो भी साथ में ऊपर आई। मैं उसका गला दबा सकता था, यद्यपि मैं जानता था वो अपनी तरफ से मेरा साथ देने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रही थी। दूसरी शाम को मैं उससे अलग हो गया और डेक की निचली मंजिल में ईव को काबू करने की मंशा से नीचे चला गया, परंतु मैंने उसे रॉलिंसन के साथ डेक चेयर पर बैठे देखा और खजांची फर्श पर उसके पैरों के पास बैठा था। दोनों लंबी लंबी हाँक कर एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मैं गुस्से और जलन से भरा डेक के ऊपरी हिस्से में वापस आया, वेस्टल अंधेरे से प्रकट हुई। तुम कहाँ चले गए थे चैट डियर? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। क्या तुम एक सेकंड के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती? मैं उस पर गरजा। सारा दिन हो गया तुम्हें मेरे सिर पर सवार हुए। मैंने उसे पीछे धकेल दिया और अपने केबिन में चला गया और अपने आप को अंदर बंद कर लिया। मैं जानता था कि मुझे उससे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, पर मैं उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने अपने कपड़े उतारे, अपना पायजामा और ड्रेसिंग गाउन पहने और बेड पर लेट गया। कुछ मिनट बाद मैंने वेस्टल के अपने केबिन में आने की आहट सुनी। काश ये नीरस हनीमून खत्म हो सकता और मैं वापस लिटिल ईडन पहुंच पाता। सिगरेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मैंने सोचा, मुझे विश्वास था कि एक बार लिटिल ईडन पहुंचने के बाद मैं इन हालातों से निपट सकता हूं। चैड, मैंने त्योरियां चढ़ाते हुए उसे देखा। वेस्टल दूसरे कमरे से मुझे बुला रही थी। क्या है? मैं तुम्हें यहाँ अपने सामने चाहती हूँ। मैं हिचकिचाया, फिर कंधे उचकाते हुए मैं बिस्तर से बाहर निकला और दरवाज़ा खोला। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसका छोटा सा चेहरा दृढ़ था। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और यह देखकर परेशान हो गया कि मैं उसकी सीधी नज़रों का सामना नहीं कर पाया। अंदर आओ चैड, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं बस सोने ही जा रहा था, मैं शिकायती स्वर में बोला, पर मैं अंदर आ गया और बिस्तर पर बैठ गया। क्या बात है? वो मेरी तरफ मुड़ी ताकि वो मुझे देख सके। मैं ये जानना चाहती हूँ, उसने कहा। उसके हाथ की मुट्ठियाँ भींच रही थी। क्या तुम्हें अफसोस है कि तुमने मुझसे शादी की? मुझे इस तरह सीधे आक्रमण की आशा नहीं थी और मैं हैरत में पड़ गया। मैंने उससे उसके $70 मिलियन की वजह से शादी की थी और जब मैं उसके साथ था तो मैंने इस बात की अनदेखी की थी। उसके इस प्रश्न ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। खुश? क्यों? बेशक मैं हूँ। किस बात ने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं खुश नहीं हूँ? वो एकटक मुझे घूरती रही। जिस प्रकार से तुमने व्यवहार किया, तुमने मुझसे कुछ ऐसे बर्ताव किया जैसे तुम मुझसे नफरत करते हो। तुमने ऐसा क्यों सोचा वेस्टल? मैं बिस्तर से नीचे उतरा और उसके पास गया। ये खतरनाक हालात थे। अपना रंग ढंग यूं खुलकर दिखाने के लिए मैंने अपने आप को कोसा। नहीं, मुझे छुओ मत, उसने दूर हटते हुए कहा। तुमने हमारा हनीमून बर्बाद कर दिया है। मैं वापस घर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ आओ। यदि तुम ऐसा ही बर्ताव करते रहे जैसा तुम कर रहे हो, मैं इस तरह का बर्ताव अपने साथ नहीं होने दूंगी। मैं ये नहीं चाहती। बकवास मत करो, मैंने तेज आवाज में कहा। सच में हनीमून मैंने खराब नहीं किया है। इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर ये सब दर्शनीय स्थलों का भ्रमण मुझे उबाऊ लगता है तो ये वैसे भी हनीमून बिताने का गलत तरीका है। जब दो लोग प्यार में होते हैं तो उन्हें सारा दिन खंडरों में भटकने के लिए नहीं जाना पड़ता है। उसने तल्खी से मेरी ओर देखा। तुम्हें नाटक करने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है, उसने उग्रता से कहा। तुम्हें मेरे साथ सोने की भी जरूरत नहीं है। मैं अब भयभीत होने लगा था। मुझे उसके तलाक देने की धमकी मिलने के ख्याल आने लगे थे। अब मुझे इस कठिन परिस्थिति से किसी तरह से बाहर निकलना था। क्यों वेस्टल, जिस तरीके से तुमने व्यवहार किया, मैंने सोचा शायद तुम ही नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं। मैंने कहा, तुम मुझसे इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? उसने आश्चर्य से कहा और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ये तुमने कहा
कि शादी में जिस्मानी संबंध तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम अब बस मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब इधर देखो वेस्टल, मैं तुमसे इस तरह बहस नहीं करना चाहता। ज़रूर कहीं कुछ गलतफहमी हुई है। वो एक नाकाम रात थी और तुम जानती हो ये नाकाम थी क्योंकि तुमने ऐसे व्यवहार किया जैसे मैं तुम्हारे लिए नफरत के काबिल हूँ। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि मैं दूसरे कमरे में चला गया? तुम मेरे लिए नफरत के काबिल हो? उसने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा। ओह चैड, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मुझे तो ऐसा ही आभास हुआ। मैंने सोचा कि तुम्हारे द्वारा मुझे दूसरे कमरे में जाने के लिए विचार करने को कहा जा रहा है। तुम्हारा मतलब है कि तुम अब चाहती हो मैं तुम्हारे साथ ये कमरा शेयर करूं? वो हम दोनों में सब कुछ ठीक करने के लिए इतनी बेचैन थी कि वो अपने आप को मुझ पर शक भी नहीं करने देना चाहती थी। बेशक मैं करना चाहती हूँ, उसने उत्कंठा से कांपना शुरू कर दिया। मैं चाहती हूँ कि हमारी हर एक चीज़ हम दोनों के लिए हो। क्या तुम नहीं चाहते? मैंने मन में कहा, क्या मैं चाहता था? बिल्कुल नहीं। बेशक। अच्छा, लानत है, हम दोनों किसी मूर्ख दंपति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैंने सोचा कि तुम मुझसे निराश थी। मुझे लगा कि तुम अकेले रहना चाहती हो। मुझे माफ़ कर दो वेस्टल, पर तुमने मुझ पर ऐसा ही असर डाला। ओ चैड, उसने रोना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को ज़बरदस्ती उसके पास ले गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। सब ठीक है वेस्टल, तुम परेशान ना हो। मैंने उस सारे धन के बारे में सोचा। मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि इस धन को मुझे इतने मुश्किल और बदमज़ा तरीके से नहीं कमाना चाहिए था। क्या तुम सच में मुझे प्यार करते हो चैड? बिल्कुल, मैं करता हूँ। मैंने उसे बाहों में उठा लिया और उसे बेड की तरफ ले चला। मैं अपने कंधे पर उसकी उंगलियों की हड्डियों को गड़ते हुए महसूस कर सकता था। पहला काम जो मैंने किया, मैंने लाइट को बंद कर दिया। उस रात के बाद से मैंने उन $70 मिलियन के ऊपर अपने अधिकार को बड़ी मेहनत से कमाना शुरू किया। मैंने वेस्टल से नफरत करना भी शुरू कर दिया, जबकि मैं नहीं सोचता था कि किसी से नफरत करना संभव था। दिन और रात का एक एक मिनट मेरे लिए अब एक नपातुला नाटक था। मुझे हर वक्त खुद को देखना पड़ता था। जिस प्रकार उसने मुझसे बगावत की थी, उसे देखते हुए मैं दोबारा उसका मुझ पर शक करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं जानता था कि यदि एक बार उसका यह अधिकारपूर्ण प्यार मेरे लिए खत्म हो गया तो वो निराश, हिंसक और खतरनाक हो सकती थी। ये सब बहुत आसान हो सकता था अगर ईव इसी जहाज पर ना होती। मैं उसके बारे में लगातार सोचता था, पर मेरे पास उसको पाने का कोई संभव मौका नहीं था। सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने के समय तक वेस्टल हर वक्त मेरे सिर पर सवार रहती थी। ऊपरी डेक पर उसके साथ बैठे रहना और ईव को जहाज के ऑफिसर्स के साथ बातें करते देखकर बर्दाश्त करना मेरे लिए एक तरह की सजा थी। जब वो तिरपाल के बने तालाब में तैरते थे जो उन्होंने नीचे डेक पर जुगाड़ से बना लिया था, मैं उसकी सफ़ेद स्विम सूट में कल्पना कर सकता था, पर नीचे जाकर उसे देख नहीं सकता था। हमारे तथाकथित समझौते के 2 दिन बाद हम वेनिस पहुंचे और क्रूजर ने कैनाला डी सैन मार्को में लंगर डाल दिया। वेस्टल और मेरे अलावा ईव, वेस्टल की नौकरानी और विलियम्स, मेरे नौकर ने ग्रैंड कैनाले के मशहूर होटल ग्रिटी में ठहराव किया। हमने जो स्वीट लिया उससे ग्रैंड कैनाले का नज़ारा दिखता था, जिसमें 2 बेडरूम, 1 सिटिंग रूम, 2 बाथरूम और स्टाफ के लिए कमरे थे। मैंने दूसरे बेडरूम को ड्रेसिंग रूम के रूप में इस्तेमाल किया और जैसे ही मैंने शावर लेकर कपड़े पहने, मैं वेस्टल के पास चला गया, जो बालकनी में खड़ी नीचे कैनाले का नज़ारा कर रही थी और किसी बच्चे की तरह उत्साहित थी जो अपनी किसी पहली पार्टी में हो। क्या ये शानदार नहीं है चैड? उसने खुशी का इजहार किया। उन छोटी नावों को देखो, उन प्यारे महलों को देखो। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा है। यह आश्चर्यजनक है। यदि ये सब उसके लिए नहीं होता तो ये आश्चर्यजनक हो गया होता। क्या हम लंच के बाद एक गोंडोला लेंगे और घूमेंगे? उसने मुड़कर मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा। ज़रूर, मैंने कहा। आओ खाना खा लें और बाहर चलें। हमने सारी दोपहर और शाम घूमते हुए गुजारी। हमने सैन मार्को चर्च, डोगेस पैलेस, द प्रिजन की यात्रा की और हमने ब्रिज ऑफ साइंस को पार किया। हमने सैन जॉर्जिया मगियारो के लिए एक छोटी नाव ली और वहाँ वेस्टल तिनतोरेतो की पेंटिंग्स देखकर दीवानी हो गई, जो मेरे लिए महज पेंटिंग्स ही थी। हम होटल में वापस डिनर से 1 घंटा पहले पहुंचे और जब वेस्टल कपड़े बदलने ऊपर गई तो मैं मुख्य बरामदे की खाली पड़ी बालकनी में बैठ गया और ग्रैंड कैनाले की शाम की गतिविधियों को देखता रहा। मैंने ईव को लाउंज में आते देखा और मैं उठा और उसके पास चला गया। हेलो, मैंने कहा, तुम आज दोपहर में क्या करती रही? उसने अपने सख्त बिना रिम के चश्मे से मुझे देखा। उसकी आंखें जितनी भी मैंने अभी तक देखी थी सबसे नीली थी। वो अपनी प्लेन साधारण ग्रे कलर की फ्रॉक पहने हुए थी और मैंने महसूस किया कि इसे उसकी फिगर को छिपाने के लिए ही बनाया गया था।
उसे देखकर मैं कभी ना जान सका था कि उस पोशाक के नीचे कितना खूबसूरत जिस्म छुपा हुआ था। मैं मिसेज विंटर्स की मुरानो स्थित ग्लास फैक्ट्री की यात्रा की तैयारियां कर रही थी। ओह, वो कब होने वाली है? कल दोपहर में। मैं उसके थोड़ा और नज़दीक आया। क्या तुम भी आओगी? अरे नहीं, वो वापस मुड़ी और बाहर की तरफ चल दी। हे रुको, मैंने कहा और उसकी कलाई को पकड़ लिया। उसने झटके से हाथ छुड़ा लिया और अपनी गर्दन घुमाकर पीछे मेरी ओर देखा। कुछ देर के लिए हमारी नजरें मिली। तो दोस्तों, ये था खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 4। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।